पैसा है ना, एक अजीब चीज। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये कहानियों से भरा है, डर की, लालच की, उम्मीद की। पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत पर्सनल होता है। तो आज हम इसी साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। अगर पैसे कमाना सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल होता, तो फिर इतने स्मार्ट, इतने पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल ब्लंडर्स क्यों करते हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि पैसा मतलब मैथ्स, फॉर्मूले, स्प्रेडशीट्स, लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ 10% है। बाकी 90% वो है साइकोलॉजी। हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना, वो स्प्रेडशीट से नहीं बल्कि हमारे डर, हमारे लालच और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। तो चलिए पहले और सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पर आते हैं, किस्मत और जोखिम की कहानी। ये दोनों आप कह सकते हैं जुड़वा भाई बहन हैं। ऐसी फोर्सेस जो पर्दे के पीछे से हमारे फाइनेंशियल लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रही होती हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सब मानते हैं कि वो ब्रिलियंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरी का एक और पहलू है, लक यानी किस्मत। वो लेक साइड नाम के एक ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे जो शायद दुनिया का इकलौता स्कूल था उस जमाने में जिसके पास एक कंप्यूटर था। अब जरा सोचिए, 30 करोड़ में से एक। उस वक्त एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए कंप्यूटर एक्सेस करने के ऑड्स इतने ही थे। ये दिखाता है कि उनकी मेहनत तो थी ही, पर उसे एम्पलीफाई किया एक ऐसे मौके ने जो 1 in a million नहीं, 1 in 300 million था। पर कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो उतना ही जरूरी है, रिस्क यानी जोखिम। बिल गेट्स के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, केंट इवांस। दोनों जीनियस थे और माइक्रोसॉफ्ट का सपना साथ देख रहे थे। लेकिन ग्रेजुएशन से ठीक पहले एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उस वक्त माउंटेनियरिंग में जान जाने के ऑड्स जानते हैं कितने थे? 10 लाख में से एक, 1 in a million। तो जहां लक ने बिल गेट्स को एक 1 in 300 million मौका दिया, वहीं रिस्क ने उनके दोस्त से सब कुछ छीन लिया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि लक और रिस्क ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सिर्फ एक में यकीन नहीं कर सकते। ये मानना कि हर सक्सेस सिर्फ मेहनत का नतीजा है और हर फेलियर सिर्फ गलती का, ये कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। ऐसी फोर्सेस हमेशा होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, और ये है बस काफी है कहने की ताकत। देखिए, लालच एक ऐसी ट्रेडमिल है जो कभी बंद नहीं होती। आप भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये जानना है कि गोल पोस्ट को हिलने से कैसे रोका जाए। रजत गुप्ता की कहानी को देखिए। एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से उठकर वो दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने। 2008 तक उनकी नेटवर्थ थी $100 मिलियन, मतलब जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। लेकिन उन्हें इनफ से ज्यादा चाहिए था, उन्हें बिलियनियर बनना था। और उस और की चाहत में उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन, अपनी आज़ादी, अपनी दौलत सब कुछ गंवा दिया इनसाइडर ट्रेडिंग के चक्कर में। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। सोशल कंपैरिजन मतलब दूसरों से अपनी तुलना करना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। तो एक तरफ है लालच जो कहता है जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरी तरफ है असली दौलत बनाने का तरीका जो कहता है धीरज रखो। और इस धीरज का सबसे बड़ा सुपर पावर है कंपाउंडिंग। सब वॉरेन बफेट को एक अमेजिंग इन्वेस्टर मानते हैं, और वो हैं भी। पर उनका असली सीक्रेट जानते हैं क्या है? उनकी इन्वेस्टिंग स्किल नहीं, उनका सीक्रेट है टाइम। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। सोचिए, 10 साल की उम्र में। और उन्होंने कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए 75 साल से ज्यादा का वक्त दिया। अगर आप बफेट की नेटवर्थ का चार्ट देखेंगे तो एक हैरान करने वाली चीज दिखेगी। उनकी लगभग सारी दौलत उनके 50 के बाद बनी है। शुरुआत के सालों में ग्रोथ बहुत स्लो थी, लेकिन फिर वो रॉकेट की तरह ऊपर गई। दैट्स द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और ये आंकड़ा सुनिए, उनकी कुल संपत्ति का लगभग $81.5 बिलियन उनके 65th बर्थडे के बाद आए हैं। मतलब उनका जीनियस बड़े बड़े रिटर्न्स कमाने में नहीं था, उनका जीनियस था डिसेंट रिटर्न्स को बहुत बहुत लंबे समय तक सस्टेन करने में। तो ठीक है, हमने लक की बात की, ग्रीड की बात की, पेशेंस की बात की, लेकिन ये सब क्यों?
मतलब पैसे का एंड गोल क्या है? असली दौलत है क्या चीज? यहाँ पर एक बहुत पावरफुल आइडिया है। वेल्थ वो पैसा है जो आप देखते नहीं हैं। जो आप देखते हैं, फैंसी कार्स, बड़े घर, वो रिचेज हैं, अमीरी है। वो पैसा जो खर्च हो चुका है। असली वेल्थ तो अनस्पेंट मनी है। वो पैसा जो आपने अभी तक किसी चीज में कन्वर्ट नहीं किया है। और यही वेल्थ आपके लिए आज़ादी कमा रही है। और यही बात हमें असली दौलत के मतलब तक ले आती है। पैसे से आप जो सबसे कीमती चीज खरीद सकते हैं वो कोई सामान नहीं है। वो है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। ये आज़ादी कि आप सुबह उठें और कहें आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। और यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। मान लीजिए कोई एक फरारी खरीदता है। उसे लगता है सब उसे देखेंगे और एडमायर करेंगे। लेकिन सच ये है कि कोई उसे नहीं देख रहा होता। सब उस फरारी को देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना एडमायर करते। तो दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए पैसा खर्च करना एक बेकार की कोशिश है। तो इस पूरी बातचीत के टेकअवेज क्या हैं? पहली चीज, हम्बल रहो। लक और रिस्क दोनों असली हैं। दूसरी, इनफ कहना सीखो। गोल पोस्ट को हिलने मत दो। तीसरी, सेविंग सबसे जरूरी है। ये आपके ईगो और आपकी इनकम के बीच का गैप है। और आखिर में, पैसे का असली मकसद फ्रीडम है। और असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं, जिस पर सोचने की जरूरत है। आपकी दौलत आपको अमीर दिखाने के लिए है या आपको आज़ाद करने के लिए?